इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लास्ट यूनिट क्लास 12th की इकोलॉजी यूनिट। ये जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर में टोटल 3 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये तीनों चैप्टर्स इसी यूनिट का पार्ट होते हैं। ये जो यूनिट है ना, ये बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच है, अलग फील्ड है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअल में बायोलॉजी को किस तरह से हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, वो समझना पड़ेगा। तो हमारे यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक तरह की मैक्रोबायोलॉजी है। अगर हम इकोलॉजी को लेमन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो ये मैक्रोबायोलॉजी की फॉर्म में डिस्क्राइब की जा सकती है। मैक्रोबायोलॉजी यानी कि यहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को बड़े स्केल पे स्टडी करते हैं, जहां पे हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्टडी नहीं करते, या तो हम होल ऑर्गेनिज्म को एज अ यूनिट मान करके स्टडी करेंगे, एज अ यूनिट मान के स्टडी करेंगे, या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनको स्टडी करेंगे। तो इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं, जहां पे हम एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें वो आपस में किस तरह का इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और उनका इंटरेक्शन फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, उनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उनके साथ में वो किस तरह का रिलेशन, किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। अब इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन। इकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है इंटरेक्शन की स्टडी। वो इंटरेक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में परफॉर्म करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जो इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, उसमें भी ये काउंट किया जाता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालता है, वो इंटरेक्शन भी काउंट किया जाता है। साथ में जो उनके आसपास फिजिकल फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जो उनके आसपास नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो भी काउंट किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने आसपास जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, उसके साथ में कैसा इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, दोनों तरह की स्टडी इकोलॉजी में परफॉर्म की जाती है। अब इकोलॉजी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हम इकोलॉजी को कई सारे लेवल्स पर पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में कई सारे लेवल्स पे पढ़ी जा सकती है। जो कॉमन इकोलॉजिकल स्टडी के लेवल्स हैं, हम उनको समझते हैं। इकोलॉजी को कई सारे लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ स्टडी। जो कॉमन लेवल्स ऑफ स्टडी हैं, उसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से बड़ा होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है कम्युनिटी। कम्युनिटी से भी बड़ा लेवल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बड़ा लेवल है बायोम, और बायोम से भी बड़ा लेवल है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। अब एक एक करके हम इन सबको डिफाइन करते हैं, ब्रीफ में एक छोटे से डेफिनेशन इनकी प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे हम इकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। सबसे छोटे लेवल पे इकोलॉजिकल स्टडी को बुलाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म को लेकर के हम अगर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी स्टडी का सबसे छोटा लेवल है। सबसे छोटा लेवल यानी कि इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी। अगर आपको इकोलॉजी पढ़नी है तो सबसे छोटी इकाई जो है वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में दिखाई पड़ती है। जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। मान लो एक जंगल में एक टाइगर है, तो ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है ना। एक पूरे जंगल में एक टाइगर पाया जा रहा है,
तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है कि ये टाइगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में कैसे अडेप्टेड है। भाई इसके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होगा, पानी होगा, कुछ पर्टिकुलर सनलाइट पड़ती होगी, है ना। तो इन पर्टिकुलर अपने सराउंडिंग से ये कैसे अडेप्ट करता है, अपनी सराउंडिंग में कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है, इसी अडेप्टेशन को पढ़ा जाता है ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में। इसीलिए ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी को हम एक और नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आसपास जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके साथ किस तरह से अडेप्ट करती है, वो चीजें पढ़ी जाती हैं। तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के बाद में सेकंड लेवल आता है पॉपुलेशन। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला तो सर्वाइव करता नहीं है, उसको सर्वाइव करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस टाइगर को एक दूसरे टाइगर की जरूरत पड़ेगी, फीमेल टाइगर की जरूरत पड़ेगी। दोनों के बीच में मेटिंग होगी तो नई टाइगर की जनरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब एक जंगल में कभी भी कोई अकेला टाइगर तो रह नहीं सकता। तो जब बहुत सारे टाइगर एक जंगल में पाए जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, पॉपुलेशन, जो कि है सेकेंड लेवल। तो जो नेक्स्ट लेवल है इकोलॉजिकल स्टडी का, दिस इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज। जितने भी वो उस ग्रुप में मेंबर्स होने चाहिए, ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, वो किसको बिलोंग करने चाहिए? एक सिंगल स्पीसीज को। वो पाए जाने चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक फिक्स्ड एरिया के अंदर में मिलने चाहिए। एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम। तो दो चीजें यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड एट अ गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है एरिया एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं स्पीसीज और पॉपुलेशन के बीच में, स्पीसीज और पॉपुलेशन के बीच में। तो स्पीसीज और पॉपुलेशन के बीच में एक बहुत ही छोटी सी लाइन का डिफरेंस होता है। स्पीसीज एक वर्ल्ड लेवल पे कॉन्सेप्ट है। धरती पे जितने भी टाइगर पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं? स्पीसीज। लेकिन धरती पर जितने भी टाइगर्स पाए जाते हैं उनको हमने छोटी छोटी पॉपुलेशन में डिवाइड किया है। मान लो हमारे पास एक फॉरेस्ट है, एक छोटा सा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी टाइगर मिलेंगे वो एक सिंगल टाइगर पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक टाइगर की पॉपुलेशन। इसको यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इस जंगल में मिलने वाले सारे टाइगर्स हैं, है ना। तो पॉपुलेशन एक लोकल कॉन्सेप्ट है जहां पे हमने बाउंड्री फिक्स कर दी, एरिया फिक्स कर दिया। दूसरी चीज है एट अ गिवन टाइम। अगर यहाँ पे मान लो कल को कोई टाइगर की डेथ हो जाती है, इस टाइगर की डेथ हो जाती है, तो जैसे ही किसी टाइगर की डेथ हुई उसके बाद में उस मरे हुए टाइगर को हम उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का पार्ट नहीं मानते। पॉपुलेशन के अंदर काउंट होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का साथ में जिंदा रहना जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सारे के सारे लिविंग स्टेट में रहेंगे, उन्हीं को पॉपुलेशन माना जाता है, ठीक है। तो स्पीसीज और पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्पीसीज वर्ल्ड लेवल पे दुनिया में जितने भी टाइगर हैं वो सारे एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने स्पीसीज को भी छोटी छोटी पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया एरिया वाइज। अब एरिया वाइज जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो वो एरिया कितना बड़ा होना चाहिए? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए एरिया चाहिए हमें, क्या उसकी कोई लिमिट है कि इतने बड़े एरिया में ही एक पॉपुलेशन मिलनी चाहिए, या फिर कम से कम इतना बड़ा एरिया होगा तभी एक पॉपुलेशन मिलेगी? तो आप याद रखिए कि एरिया फिक्स नहीं होता। अगर हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना है तो एक पॉपुलेशन एक बहुत छोटे से एरिया के लिए भी डिफाइन हो सकती है या एक बहुत बड़े एरिया के लिए भी डिफाइन हो सकती है। हम कितना भी बड़ा एरिया कंसीडर कर सकते हैं और उसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे सेम स्पीसीज के, उनको पॉपुलेशन माना जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, टाइगर, ऑल टाइगर्स ऑफ अ गिवन फॉरेस्ट, एक जंगल में जितने भी टाइगर हैं वो सारे क्या बनाएंगे? आपस में एक
सिंगल पॉपुलेशन बनाएंगे, सिंगल टाइगर पॉपुलेशन बनाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी एरिया हो गया। अगर हम बात करें एक पॉन्ड की, एक पॉन्ड में एक पर्टिकुलर फिश स्पीसीज, जितनी भी पर्टिकुलर फिश स्पीसीज मिल रही हैं, पर्टिकुलर फिश स्पीसीज इन अ पॉन्ड, वो भी क्या कहलाएंगी? पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया हमने फिक्स कर दिया, वो पॉन्ड का एरिया फिक्स कर दिया। उस पॉन्ड में जितनी भी फिश मिल रही हैं इस पर्टिकुलर स्पीसीज की, उनको हम बुलाएंगे एक पॉपुलेशन। बहुत छोटे एरिया में भी एक पॉपुलेशन को डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास में एक पेट्री डिश है, अगर हमारे पास में एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर में एक बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है। इस पेट्री डिश के अंदर में अगर यहाँ पे एक बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो इस पेट्री डिश में मिलने वाले सारे बैक्टीरिया भी एक पॉपुलेशन को फॉर्म करेंगे। तो इस बैक्टीरिया में मिलने वाले, इस कॉलोनी में मिलने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी एक पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक टाइगर को पूरे जंगल में देखा, तो वो भी एक पॉपुलेशन है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज की फिश जो पॉन्ड में मिल रही है वो भी एक स्पीसीज है, पॉपुलेशन है। पेट्री डिश जो कि एक छोटी सी प्लेट है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया मिल रहे हैं एक स्पीसीज के, वो भी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो एरिया फिक्स नहीं होता, एरिया बहुत छोटा भी हो सकता है, एरिया बहुत बड़ा भी हो सकता है। मान लो इंडिया के अंदर में ह्यूमन पॉपुलेशन, तो जितने भी ह्यूमंस इंडिया के अंदर में पाए जा रहे हैं वो सारे क्या बनाएंगे? इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इंडिया का एरिया तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसको भी हम पॉपुलेशन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास में पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। पर क्या आपको लगता है कि कोई सिंगल पॉपुलेशन किसी एरिया में सरवाइव कर सकती है? क्या टाइगर अकेले सरवाइव कर सकता है? कभी भी नहीं। किसी भी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए एक दूसरी पॉपुलेशन मिनिमम चाहिए होगी, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके ऊपर वो फीड करे। भाई कम से कम वो कुछ खाना खाएगा। तो टाइगर क्या खाएगा? डियर को खाएगा, बकरी को खाएगा, या फिर हिरन को खाएगा। तो कोई दूसरी पॉपुलेशन जिसके ऊपर वो खाना खाएगा, जिसको वो फीड करेगा, वो एक दूसरी पॉपुलेशन भी उस एरिया में मिलनी चाहिए। इसका मतलब किसी भी एरिया में एक सिंगल पॉपुलेशन कभी भी डेवलप नहीं करती, बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की एक एरिया में डेवलप करती हैं। और जब सारी इस पॉपुलेशंस को हम एक साथ स्टडी करते हैं एक एरिया में मिलने वाली, तो उसको बोला जाता है कम्युनिटी। तो थर्ड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी जो होता है दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है मल्टीपल पॉपुलेशंस, मल्टीपल पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रही होंगी विद ईच अदर इन एन एरिया। ऐसे सेटअप को जहां पे एक एरिया है उसमें बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं और वो पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, तो ऐसे सेटअप को बुलाया जाता है कम्युनिटी। याद रखना, कम्युनिटी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करेंगे। जो इंटरैक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनके आसपास, उनके इंटरैक्शंस को इसमें काउंट नहीं किया जाता। सो कम्युनिटी किसको कंसीडर करती है? ओनली कंसीडर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया। जैसे कि अगर हम एक कम्युनिटी बनाए, हमने जहां से स्टार्ट किया था टाइगर पॉपुलेशन से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये टाइगर के मिलने वाला फॉरेस्ट है, इसके अंदर में एक टाइगर पॉपुलेशन मिल रही है, मतलब जितने भी हमने टी लिख रहे हैं ये टाइगर की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइगर को फीड करने के लिए टाइगर किस पे फीड करता है? डियर पे फीड करता है, मतलब ये डियर को खाता है, हिरन को खाता है, तो ये डियर को खाएगा। अच्छा, ये डियर को जिंदा रहने के लिए ये जो डियर पॉपुलेशन है, ये जो डियर पॉपुलेशन है और यहाँ पे ये टाइगर पॉपुलेशन है, डियर को खाने के लिए क्या चाहिए? ग्रास। मान लो डियर एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास खाता है, तो यहाँ पे ग्रास की पॉपुलेशन है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस फॉरेस्ट में मिलने वाली ये पर्टिकुलर ग्रास किसको बनाएगी? एक ग्रास पॉपुलेशन को बनाएगी। अच्छा, जब भी किसी की डेथ होती है
तो उसको डिग्रेड करने का काम होता है बैक्टीरिया और फंजाई, मतलब माइक्रोब्स का। तो यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी तो रहेगी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी तो रहेगी। मान लो कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसकी पॉपुलेशन है, तो जब ये मरते हैं तो इसको कौन फीड करता है? सबको मरने के बाद में माइक्रोब फीड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन, डियर पॉपुलेशन, ग्रास पॉपुलेशन और माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ये सारी मिल करके आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको काउंट किया जाता है कम्युनिटी के अंदर में। लेकिन कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को हम रखने वाले हैं। कम्युनिटी के बाद जो हम लेवल्स पढ़ेंगे, जैसे इकोसिस्टम लेवल हम पढ़ेंगे, हम बायोम लेवल पढ़ेंगे, तो उसमें हम न सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग सराउंडिंग है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको भी काउंट करने लगते हैं, उसको भी कंसीडर करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब इकोलॉजिकल स्टडी में जो प्योर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर अगर हम देखें तो 3 लेवल्स होते हैं। अगर हम इकोलॉजी में बायोलॉजिकल या फिर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर किया जाए तो 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल। क्योंकि इसके आगे चलने पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हमें नॉन लिविंग को भी काउंट करना पड़ेगा, तो वो प्योर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह जाते। अब ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के दौरान। इसके बिहाफ पे इकोलॉजी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को बुलाया जाता है ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। और दूसरा होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसको सिन इकोलॉजी भी बोला जाता है, सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का ही दूसरा नाम है कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर में, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर हम किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें और सिंगल पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं वो किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए स्टडी करें या फिर किसी सिंगल पॉपुलेशन के लिए स्टडी करें, एक टाइगर पॉपुलेशन के लिए खाली स्टडी करें, एक डियर पॉपुलेशन के लिए खाली स्टडी करें, तो ऐसी इकोलॉजी जहां पे हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, कहा जाता है ऑटो इकोलॉजी। वहीं पर अगर हम सिन इकोलॉजी की बात करते हैं तो सिन इकोलॉजी में एक कम्युनिटी को स्टडी किया जाता है। कम्युनिटी यानी मल्टीपल पॉपुलेशंस को हम साथ में पढ़ते हैं, मल्टीपल पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्टडीड टुगेदर, स्टडीड टुगेदर, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। नेक्स्ट इकोलॉजिकल लेवल पे पढ़ने वाले हैं हम इकोसिस्टम। अब जो कम्युनिटी के आगे जितने भी इकोलॉजिकल लेवल्स हैं वहां पे न सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया जाएगा, बल्कि जो उनके आसपास सराउंडिंग में नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, है ना, उनको भी काउंट किया जाएगा। तो जो चौथा लेवल होता है इकोलॉजिकल स्टडी का, दैट इज इकोसिस्टम। ये क्या हो जाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक और नाम होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। अब ये इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, इसके अंदर में हम कंप्लीट इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाला जो कंप्लीट इंटरेक्शन है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो इंटरेक्शन है वो तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग जो कंडीशंस हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको भी स्टडी करेंगे। तो इकोसिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं? इंक्लूड द स्टडी ऑफ interaction between living organisms and also between living and non-living environment around them, environment around them। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप्स है
वो बिना अपने सराउंडिंग नॉन लिविंग फैक्टर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कम्युनिटी को सर्वाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो हम फिर से वही फॉरेस्ट ड्रॉ करते हैं जो हमने पहले फॉरेस्ट ड्रॉ किया था, जहां पे हमने एक टाइगर पॉपुलेशन बनाई थी। टाइगर पॉपुलेशन, उसको वो फीड कर रहा था एक डियर पॉपुलेशन को, वो फीड कर रहा था एक ग्रास पॉपुलेशन को, और यहाँ पे थी हमारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को फीड कर रहे थे, जिससे एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन क्या ये कम्युनिटी अकेले सर्वाइव कर पाएगी? नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसको सर्वाइव करने के लिए नॉन लिविंग फैक्टर यानी कि पानी की भी जरूरत होगी, यानी कि टेम्परेचर की भी जरूरत होगी। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे सनलाइट की जरूरत होगी, पर्टिकुलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे सनलाइट की जरूरत होती है। तो ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, ये भी इनके ऊपर में अपना इंटरेक्शन शो करते हैं, ये भी अपना इंपैक्ट शो करते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं कम्युनिटी, सॉरी इकोसिस्टम। अब क्योंकि इकोसिस्टम में लिविंग इंटरेक्शन को भी पढ़ा जाता है और नॉन लिविंग फैक्टर को भी पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इकोसिस्टम एक पहला ऐसा लेवल है इकोलॉजिकल स्टडी का जो इंडिपेंडेंट है। इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। एक ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को देखें तो फॉरेस्ट में एक अकेला इंडिविजुअल कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक सिंगल पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एक कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन जो पहला लेवल जो इंडिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से अपने आप सर्वाइव कर सकता है, वो पहला लेवल कौन सा है? इकोसिस्टम। तो इसीलिए इकोसिस्टम को इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बोला जाता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, क्योंकि ये अकेले काम करता है और कुछ फंक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इकोसिस्टम के जो फंक्शन है हम इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, जो इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इकोसिस्टम के बाद में नेक्स्ट लेवल है बायोम लेवल, जो फिफ्थ लेवल है, दैट इज बायोम लेवल। अब देखो, बायोम और इकोसिस्टम में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होता है। जब भी हम किसी इकोसिस्टम को पूरे वर्ल्ड स्केल पे या फिर अर्थ स्केल पे पढ़ते हैं, पूरे के पूरे अर्थ पे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के जो डिफरेंट पैचेस हैं सेम इकोसिस्टम के, जब हम पूरे को कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है बायोम। तो इसीलिए बायोम को हम डिफाइन कर सकते हैं इकोसिस्टम एट अ वर्ल्ड लेवल, पूरे अर्थ के लेवल पर जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो वही हमारे पास में बन जाता है बायोम। अब इकोसिस्टम एट वर्ल्ड लेवल पर कैसे कंसीडर किया जाएगा? जितने भी इकोसिस्टम जिनके एनवायरमेंटल कंडीशन, जिनके आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम होनी चाहिए। अगर हमें किसी इकोसिस्टम को एक बायोम कंसीडर करना है तो धरती पे जितने भी इकोसिस्टम ऐसे पाए जाते हैं जिनके एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम है, सबको मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? बायोम। अब क्योंकि उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है तो वहां पर जो प्लांट लाइफ मिलेगी, यानी जो फ्लोरा मिलेगा, प्लांट लाइफ, साथ में जो फौना मिलेगा, एनिमल लाइफ, भाई वो भी तो सेम मिलेगा, वो भी सिमिलर टाइप का मिलेगा, है ना। तो ऐसे पैचेस धरती के अलग अलग कोनों में मिलते हैं जिनके एनवायरमेंटल कंडीशन भी सेम है, उनमें सिमिलर टाइप के फ्लोरा फौना मिलते हैं, तो उनको मिला करके एक सिंगल बायोम में काउंट किया जाता है। जैसे अगर हम बताएं, इंपॉर्टेंट बायोम के एग्जाम्पल हैं डेजर्ट। डेजर्ट एक बायोम है ना। जैसे ही मैंने आपको डेजर्ट बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डेजर्ट बोलते ही आपके दिमाग में हाई टेम्परेचर, वाटर की स्कैर्सिटी, जो वाटर कम पाया जाता है डेजर्ट में, वो आपके दिमाग में आया। धरती पर कई सारे डेजर्ट मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेजर्ट मिलता है, इंडिया में डेजर्ट मिलता है, अरेबिया में डेजर्ट मिलता है ना। अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर डेजर्ट मिलता है। दुनिया में अलग अलग जगह डेजर्ट मिलता है, लेकिन सबकी एनवायरमेंटल सिचुएशन सेम है या सिमिलर टाइप की है।
जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना भी वहां पर सिमिलर टाइप का देखने को मिलता है। तो जब हम डेजर्ट टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब जो धरती पर अलग अलग डेजर्ट के पैचेस हैं, कई सारे डेजर्ट इकोसिस्टम धरती पर अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, सबको मिला करके हम बोलते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या बन जाएगा? एक बायोम बन जाएगा। दूसरा मान लो रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन रेन भी बहुत ज्यादा गिरती है, जिससे वाटर साइकिल बहुत अच्छा होता है, जिससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब रेन फॉरेस्ट ऐसा तो है नहीं धरती पर एक जगह प्रेजेंट है। इंडिया के केरला साइड में रेन फॉरेस्ट है, चाइना में बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में है, वो वहां पे प्रेजेंट है। तो रेन फॉरेस्ट धरती पर अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, लेकिन सबकी एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है। तो सबको मिला करके जब हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, इसका मतलब पूरा का पूरा जो रेन फॉरेस्ट है धरती पर अलग अलग उसके जो पैचेस मिल रहे हैं, उन सबको मिला करके एक बायोम में काउंट किया जाएगा। लास्ट लेवल जो इकोलॉजिकल स्टडी का होता है, वो सबसे बड़ा लेवल है, जहां पे हम धरती में जहां जहां भी लाइफ मिलती है, चाहे हम सॉइल की बात करें जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी की बात करें जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, या हवा की बात करें जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहां जहां पर भी लाइफ पॉसिबल है, जब हम उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं जहां पर अर्थ में लाइफ मिलती है या अर्थ के आसपास लाइफ मिलती है, तो उस पूरे को मिला करके बोला जाता है बायोस्फीयर, जो कि सबसे बड़ा इकोलॉजिकल लेवल है स्टडी का। तो लास्ट लेवल है इकोलॉजिकल स्टडी का बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम क्या काउंट करेंगे, किसको स्टडी करेंगे? कंप्लीट लाइफ सपोर्टिंग एरिया अपॉन अर्थ, इसको बुलाया जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में तीन चीजें आती हैं। एटमॉस्फेयर जो एयर है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है, एयर का एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पानी जो कि जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलेंगे, पानी जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलेंगे, और सॉइल जिसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। जो सॉइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर के पूरा का पूरा बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ पर तीनों में लाइफ पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में भी आपको लाइफ मिल जाएगी, हाइड्रोस्फीयर में भी, और लिथोस्फीयर में भी लाइफ देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ये बायोस्फीयर हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी बन जाता है। ये इकोलॉजिकल स्टडीज के बेसिक्स थे। अब हमें इकोलॉजी में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, और लास्ट रहेगा हमारे पास में जो 3rd चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा इकोसिस्टम में, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी और दूसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी। जिसमें से ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी अभी आपके एनसीईआरटी वाले पोर्शन से डिलीट कर दी गई है 2024 के नीट सिलेबस से भी और एनसीईआरटी से भी ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट कट कर दिया गया था। लेकिन पॉपुलेशन को समझने के लिए, पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म की समझ होना जरूरी है। इसीलिए हम पॉपुलेशन पे डायरेक्ट जंप ना करके पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इसके अंदर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और वो अपने आसपास की सराउंडिंग में किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है, और अडेप्ट करके कैसे वो अपने आप को सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाता, सर्वाइव करवाने के साथ में अपना रिप्रोडक्शन भी करवाता है। सो हमें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी या ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना होता है। अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना होता है ऑफ अ लिविंग बीइंग, लिविंग
बीइंग। वो अपने एरिया में किस तरह से अडेप्ट करता है, किस तरह से सर्वाइव करता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वो चीज़ें पढ़नी होती हैं। इस अडेप्टेशन के बिहाफ पे 3 तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है हमारे पास। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेगुलेटर। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाता है रेगुलेटर। रेगुलेटर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस, चाहे वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हो, बॉडी का इंटरनल जो आयन कंसंट्रेशन है उसको हो, वो मेंटेन करके रखते हैं। उनका बॉडी का इंटरनल कंडीशन भले से एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज आ जाए, भले से बाहरी टेम्परेचर में चेंज आ जाए, लेकिन वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। अगर वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो भले से उसके सराउंडिंग वाटर में पीएच चेंज हो जाए, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन वो अपनी बॉडी का जो इंटरनल पीएच है, इंटरनल आयनिक कंसेंट्रेशन है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को, इंटरनल होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंस उसको लगता भी है। तो रेगुलेटर मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन करते हैं, मेंटेन देयर इंटरनल होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस यानी जो इक्विलिब्रियम आपकी बॉडी के अंदर एस्टेब्लिश हो रखा है उसी को बोलते हैं इंटरनल होमियोस्टेसिस। इंटरनल होमियोस्टेसिस in spite of changing outer condition, in spite of changing external conditions। भले से एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर में चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने इंटरनल होमियोस्टेसिस को यहाँ पे मेंटेन करके रखना, उसी को बोलते हैं रेगुलेटर। ऐसा करने के लिए रेगुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस करते हैं, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। स्पेंड energy to maintain their internal homeostasis, internal homeostasis। तो भले से उसका बाहर की कंडीशंस फिर भी चेंज हो रही हैं, लेकिन वो अपने अंदर की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को भी इस्तेमाल करेगा, फिर भी मेंटेन करके रखेगा। दूसरा वर्ड आता है कन्फर्मर। जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में, दे आर कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मर्स का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का इंटरनल होमियोस्टेसिस मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे। अगर सराउंडिंग कंडीशन में, बाहरी कंडीशंस में चेंज हो रहे हैं, तो सेम कंडीशन में सेम चेंजेस उनके इंटरनल कंडीशंस में भी देखने को मिलेंगे। अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर मान लो बाहर का पीएच है, बाहर का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उनका अंदर का भी पीएच आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। अगर वो कम हो रहा है तो अंदर का भी कंडीशंस भी कम रेंज में ही जा रही होंगी। तो इसका मतलब कन्फर्मर्स का मतलब होता है दे आर organisms which cannot maintain, they are organism which cannot maintain their internal homeostasis, and their condition, internal condition also changes when external condition alter। जब भी एक्सटर्नल कंडीशन में जो चेंज दिखाई पड़ेगा, सेम चेंज उनके इंटरनल बॉडी कंडीशंस में भी दिखाई पड़ता है। इससे कन्फर्मर को फायदा होता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। भाई रेगुलेटर को बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में लगानी थी, बट ये एनर्जी एक्सपेंस जो है वो कन्फर्मर्स के लिए नहीं पड़ता। तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, सेव देयर एनर्जी। तीसरा जो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है उसका नाम है पार्शियल रेगुलेटर। तीसरा जो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है, दे आर पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर मतलब है ये कुछ समय के लिए या फिर एक पर्टिकुलर रेंज होती है एक्सटर्नल वेरिएशन की, जब तक ये एज अ रेगुलेटर बिहेव कर सकते हैं, यानी कि अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो रेंज ब्रेक होती है, मान लो कि हमारा एक्सटर्नल कंडीशन एक रेंज से ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है, तो उस टाइम पर ये रेगुलेटर की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पर ये कन्फर्मर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, उनकी इंटरनल टेम्परेचर को फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते। ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल internal homeostasis only up to a certain range, only up to a certain range। अगर एक्सटर्नल कंडीशंस कभी भी उस रेंज को क्रॉस करती हैं, मान लो एक्सटर्नल कंडीशन उस रेंज के बाहर जाती हैं, तो उस टाइम पे वो पार्शियल रेगुलेटर की तरह बिहेव करने की बजाय कन्फर्मर की तरह बिहेव करने लगता है। सो आउटसाइड दिस रेंज वो किसकी तरह बिहेव करता है? कन्फर्मर की तरह। ठीक है, तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हमने अडेप्टेशन के बेसिस पे किस तरह से वो अपनी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, अपने आप को हैबिटेट करते हैं, उसके बेसिस पे बताया। ये ग्राफ से आपको और क्लियर होगा इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है। यहाँ पे हमने इंटरनल लेवल लिखा है, इंटरनल लेवल, वो इंटरनल लेवल उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल आयन कंसंट्रेशन है, इंटरनल पीएच, कुछ भी हो सकता है। और एक्स एक्सेस पे हमने लिखा है एक्सटर्नल लेवल, जो बाहरी लेवल है जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल कंडीशंस। 3 तरह के ग्राफ आएंगे। सबसे पहला ग्राफ आएगा रेगुलेटर का। अब रेगुलेटर का हमने बताया था एक्सटर्नल कंडीशन कितना भी चेंज हो, एक्सटर्नल कंडीशन लगातार चेंज हो रही हैं, लेकिन जो इंटरनल लेवल है वो अपने फिक्स पॉइंट पर ही पड़ा हुआ है। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन के साथ में इंटरनल लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर उसमें चेंज नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था कन्फर्मर, जहां पे एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होने पर भी सेम इफेक्ट इंटरनल कंडीशन पे भी दिखाई पड़ रहा था, इसको बोला था कन्फर्मर, जहाँ पे वो अपना इंटरनल लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट थे पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स जो ये हरे कलर से हमने बनाया, दिस इज पार्शियल रेगुलेटर्स। ये अपनी कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इस रेंज में, लेकिन उस रेंज से बहुत कम होने पर या बहुत ज़्यादा होने पर वो अपने आप को अपनी कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर सकते। तो दीज आर पार्शियल रेगुलेटर्स। इन तीनों अडेप्टेशन बिहेवियर्स के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के एनिमल ग्रुप्स होते हैं, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें उसके रिस्पेक्ट में, या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी टेम्परेचर सर्वाइव करने की कैपेसिटी उसकी एक छोटे से रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही वो सर्वाइव कर सकता है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो वो उस कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकता। यूरीथर्मल के अंदर में कंडीशन दूसरी हो जाती है। यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है वो बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक हो सकता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएट हो जाएगा तो भी यूरीथर्मल अपना बॉडी इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। तो स्टीनोथर्मल जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे लेस रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटे टेम्परेचर रेंज या फिर वेरिएशन को ये हैंडल कर सकते हैं। जबकि अगर यूरीथर्मल की बात करें तो मोर या हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर, हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन रहती है स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल की। सेम टेम्परेचर के जैसा अगर हम किसी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सॉलिनिटी के बेसिस पे, पानी के अंदर में उसका सॉलिनिटी यानी उसके अंदर में कितने परसेंट सॉल्ट या फिर कितने पार्ट्स सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है उसकी सैलिनिटी। सैलिनिटी को टॉलरेट करने के रिस्पेक्ट में भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टीनोहेलाइन
और यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन। फिर से सेम कंडीशन है, स्टीनोहेलाइन यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को जो एक जिनका ऑप्टिमम सैलिनिटी रेंज जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। यूरीहेलाइन ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जिनका ऑप्टिमम सैलिनिटी जो कंसंट्रेशन है, जहाँ पे वो जिस सॉल्ट कंसंट्रेशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा गैप होना चाहिए, बहुत बड़ा रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉलर रेंज होगा, स्मॉलर रेंज होगा, और यहाँ पे लार्जर सैलिनिटी रेंज होगा, जो बड़े सैलिनिटी कंसंट्रेशन वेरिएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये सैलिनिटी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। तो ये दो के लिए आपको याद रखना है हमेशा, टेम्परेचर और सैलिनिटी के लिए। इसके लिए कई बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी बस इतना ही पढ़ना है। वैसे तो वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, बट जो टॉपिक्स हैं ये बेसिक है और आगे आपको हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है दैट इज पॉपुलेशन। अभी के टाइम पर इस चैप्टर में सिर्फ पॉपुलेशन ही बचा है, तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होती है और एक पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क होता है। एक पॉपुलेशन के पास में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के पास में नहीं होते, क्योंकि पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सेम स्पीसीज के जितने भी मेंबर एक एरिया में पाए जा रहे हैं वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। लेकिन ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल इंडिविजुअल को बोला जाता है। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में फ़र्क होता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के पास में प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गेनिज्म के पास में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले पॉपुलेशन होता क्या है वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है अब ये समझना है, पॉपुलेशन वर्सेस ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे फीचर्स जो पॉपुलेशन में है लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर में नहीं है, जैसे कि पहला होता है इसमें बर्थ रेट। सबसे पहला है बर्थ रेट। देखो ऑर्गेनिज्म का या तो एक दिन बर्थ होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ जो होगा वो एक पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टाइम पे होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिंगल बर्थ से काम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में बहुत सारे मल्टीपल बर्थ या फिर मल्टीपल बच्चे पैदा होते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए हम बर्थ टर्म यूज़ ना करके बर्थ रेट टर्म यूज़ करते हैं। बर्थ रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितने इंडिविजुअल्स ने जन्म लिया है उसको बोला जाता है बर्थ रेट। So birth rate is number of individuals born in a given unit time period। यूनिट टाइम पीरियड तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। बर्थ रेट को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है पर कैपिटा बर्थ रेट एक्सप्रेस करना। जब भी हम इकोलॉजी में बर्थ रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम जनरली उसको पर कैपिटा बर्थ रेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि हर इंडिविजुअल पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ताकि हमें उसके इंक्रीमेंट का एक्चुअल रेट समझ में आ सके, हम उसको कंपेयर कर सकें। तो जब हम इकोलॉजी में बर्थ रेट की बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में इकोलॉजी में बर्थ रेट का मतलब होता है बर्थ रेट पर कैपिटा। बर्थ रेट पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल, कितना बर्थ रेट पर इंडिविजुअल दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है बर्थ रेट पर इंडिविजुअल, बर्थ रेट पर इंडिविजुअल। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बर्थ रेट पर कैपिटा को स्मॉल बी से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बर्थ, कितने बर्थ हुए हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इससे आपका बर्थ रेट निकल आया टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन पर कैपिटा बर्थ रेट के लिए आपको इनिशियल पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। इनिशियल पॉपुलेशन साइज से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाता है बर्थ रेट पर कैपिटा। जब हम इकोलॉजी में बर्थ रेट बोलते हैं तो उसका मतलब बर्थ रेट पर कैपिटा या फिर स्मॉल बी ही होता है। अगर इसको फॉर्मूले की बनाने की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला बनाना है एन टी माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, जहाँ पे एन टी क्या है, फाइनल पॉपुलेशन। जब एक पर्टिकुलर टाइम में
जितना बर्थ हुआ है उतना बर्थ होने के बाद में जो पॉपुलेशन साइज मिलेगा NT उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। N0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज, जो इनिशियली ओरिजिनली पॉपुलेशन साइज था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। T जो है वो गिवन टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड को ले, 1 साल के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, जिस भी टाइम रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है वो रेट, उस टाइम वैल्यू को आपको नीचे रखना पड़ेगा। तो रेट जो है वो उसी टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर में जो इनिशियल पॉपुलेशन है लोटस का, इनिशियल पॉपुलेशन है लोटस का वो है 100, वो है 100। एंड इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर में जो फाइनल पॉपुलेशन साइज बनता है बर्थ के थ्रू या फिर उनके रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और 1 साल में जो फाइनल पॉपुलेशन साइज हो जाता है वो हो जाता है 150। फाइनल पॉपुलेशन साइज क्या हो जाता है? 150। देन कैलकुलेट बी, कैलकुलेट बर्थ रेट पर कैपिटा या फिर बर्थ रेट। वो हर बार आपको बर्थ रेट पर कैपिटा नहीं बोलेगा, इकोलॉजी में बर्थ रेट का मतलब बर्थ रेट पर कैपिटा ही होता है। फॉर्मूला डायरेक्टली हम लगाएंगे, b इज इक्वल टू NT माइनस N0 डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई N0। ये फॉर्मूला हो जाएगा 150 माइनस 100 जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज था, 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 लोटस। सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं इनके पीछे यूनिट, ताकि आपको यूनिट भी पहली बार में समझ आ जाएगी। ऊपर आप फॉलो करेंगे तो 50 लोटस, नीचे 1 ईयर ही है मल्टीप्लाइड बाय 100 लोटस। ये यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा 0.5, तो वैल्यू आएगी 0.5 लोटस। ये नीचे वाला जो लोटस है वो पर लोटस में चला जाएगा, यानी कि डिवीजन में पर लोटस एंड पर ईयर, 0.5 लोटस पर लोटस एंड पर ईयर। तो ये हमारे पास में हो जाएगा इसका बर्थ रेट पर कैपिटा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। मान लो हमारे पास एक पॉन्ड है, अब की बार उसमें फ्रॉग इस पॉपुलेशन हम समझ रहे हैं, उसके अंदर में एक पर्टिकुलर स्पीसीज का फ्रॉग है और उसकी पॉपुलेशन साइज जो है वो हमें देखना है। उसका जो पॉपुलेशन साइज है एक पर्टिकुलर टाइम में वो 1000 फ्रॉग हैं यहाँ पे। उसका पॉपुलेशन साइज ओरिजिनली कितना था? 1000 फ्रॉग्स। इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम जो कि 4 मंथ्स है, गिवन टाइम जो कि 4 मंथ्स है, उसके दौरान उसका जो टोटल पॉपुलेशन हो जाता है, टोटल पॉपुलेशन साइज जो हो जाता है वो हो जाता है 3000। 1000 से उसका टोटल पॉपुलेशन साइज हो गया 3000। देन कैलकुलेट बर्थ रेट। इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का बर्थ रेट कैसे निकालेंगे वो आपको समझ आना होगा। फॉर्मूला रखना है डायरेक्टली, और कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं है। NT माइनस N0 डिवाइडेड बाई N0 और मल्टीप्लाइड बाई T, ये फॉर्मूला लगाना है। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? 1000, और फाइनल 3000। माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो। 4 मंथ्स, अब देखो 4 मंथ तो मतलब हमें मंथ्स के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। 4 मंथ्स के रिस्पेक्ट यानी हमें पर मंथ के फॉर्म में निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। और ये फॉर्मूला आपको पर मंथ की फॉर्म में दे भी देगा। सारे यूनिट रख दीजिए, फ्रॉग, इधर भी फ्रॉग, 1000 फ्रॉग। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2000, नीचे 1000 और 4 मंथ्स, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, और फिर से वैल्यू आई 0.5 फ्रॉग्स पर फ्रॉग पर मंथ। ये बर्थ रेट पर कैपिटा की वैल्यू हो गई, स्मॉल v की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपको बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। कभी भी इकोलॉजी में अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है पेपर्स में, तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। पर क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है? उसकी डेथ भी तो होती है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा ही नहीं होता, वो मरता भी है। तो इसका मतलब डेथ भी होती है ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है पर पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती, पॉपुलेशन थोड़ी में मरती है। पॉपुलेशन के अंदर में डेथ रेट होता है, मतलब कुछ परसेंटेज इंडिविजुअल या फिर कुछ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इंडिविजुअल
एक गिवन टाइम में उनकी डेथ हो जाती है। तो पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती है। पॉपुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डेथ रेट टर्म यूज़ करते हैं। तो सेकंड जो पैरामीटर है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज डेथ रेट, दैट इज डेथ रेट। डेथ रेट का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इंडिविजुअल, पर यूनिट, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर में पर यूनिट इंडिविजुअल। जैसे हमने डेथ रेट के बर्थ रेट के बारे में बताया था कि जब हम पर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो बर्थ रेट पर कैपिटा हो जाता है। वैसे ही ये जो डेथ रेट है ये एक्चुअल में डेथ रेट पर कैपिटा है, हर इंडिविजुअल के ऊपर में डेथ है, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बर्थ रेट पर कैपिटा को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया था, डेथ रेट पर कैपिटा को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं एन नॉट माइनस एन टी। अब की बार डेथ हो रही है, डेथ होने पे फाइनल पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें एन नॉट से एन टी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एन नॉट अब की बार बड़ा है और एन टी अब की बार छोटा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना। एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी, तो ये हो जाता है डेथ रेट पर कैपिटा। इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉन्ड है जिसमें 300 फ्रॉग्स हैं, टोटल 300 फ्रॉग्स दिए हुए हैं एंड इन 6 मंथ्स, जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है दैट इज 6 मंथ्स टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। 130 ऑफ देम डाई, टोटल 130 उसमें से क्या होते हैं, मर जाते हैं। देन फाइंड इट्स डेथ रेट, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो डेथ रेट होगा, जो स्मॉल डी वैल्यू होगी वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डेथ रेट इज इक्वल टू ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन 300, जिसमें से कितने मर गए 130। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, अगर 130 मर गए तो यहाँ पे जो आप एनटी लिखने वाले थे, एनटी कितना हो गया है ना, एनटी हो गया 300 माइनस 130 इज इक्वल टू 170 है ना। हाँ 170 यहाँ पे मर गए, मतलब फाइनल पॉपुलेशन साइज था। आप इसको डायरेक्टली, जो मरे हुए इंडिविजुअल का नंबर दिया हुआ था तो डायरेक्टली आप 130 भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि इसको माइनस करके भी 130 ही आना है। नीचे आपको लिखना है ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज और टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ्स का। यहाँ पे वैल्यू आएगी 130, जो जितने मरे हैं उतनी वैल्यू आनी थी, फाइनली हमने थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन में ले लिया। नीचे 300 और 6, इसको डिवाइड करेंगे, 13 3 डिवाइड नहीं होगा, ये सारे डिवाइड नहीं होंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह की आएगी 180 है ना। इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। इतने फ्रॉग मरते हैं पर फ्रॉग पर मंथ, हमें तो 6 मंथ का टाइम दिया था, लेकिन हमें जो पर कैपिटा वैल्यू निकालनी होती है, बर्थ रेट डेथ रेट पर निकालना होता है, वो पर यूनिट टाइम के बेसिस पे निकालना होता है, पर यूनिट मंथ के बेसिस पे यहाँ पे हमने निकाला है। तो इस तरह से आप डेथ रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई क्या पॉपुलेशन में सिर्फ बर्थ या डेथ अलग अलग टाइम पे होते हैं या साथ में होते हैं। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पॉपुलेशन में बर्थ अलग दिन होता है और डेथ किसी अलग दिन होती है, या एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ बर्थ होता है और अलग पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ डेथ होती है। ऐसा तो नहीं होता, बर्थ भी उसी टाइम पे चल रहा होता है और डेथ भी उसी टाइम पे चल रही होती है ना। तो बर्थ और डेथ को मिला करके एक पैरामीटर बनता है जिसका नाम है बायोटिक पोटेंशियल या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जब हम किसी पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बर्थ हो रहा है उसको भी काउंट करेंगे और साथ में कितना डेथ हो रहा है उसको भी साथ में कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक स्पेसिफिक पैरामीटर मिलता है जो बताता है कि एक पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो कर रही है, जिसमें हमने बर्थ को भी काउंट किया और डेथ को भी काउंट किया। अब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि वो पॉपुलेशन जिसमें डेथ भी हो रही है और बर्थ भी हो रहे हैं तो वो कैसे ग्रो कर रही है। इसी पैरामीटर को बोला जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, किस दर से वो पॉपुलेशन एक्चुअल में इंक्रीज कर सकती है। सो हमारा अब की बार टॉपिक है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये हमें
उस पर्टिकुलर स्पीसीज का बायोटिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। कोई पॉपुलेशन एक्चुअल में नेचर में कितना तेजी से ग्रो कर सकती है, उसके पास कितना तेजी से ग्रो करने का पोटेंशियल है, वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है उससे पता करते हैं। स्मॉल आर को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा, क्योंकि हमें दोनों को कंसीडर करना है। उस टाइम पर बर्थ कितने हो रहे हैं वो भी कंसीडर करेंगे इस पैरामीटर में, और डेथ कितने हो रहे हैं वो भी कंसीडर किए जाते हैं इस पैरामीटर में। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपने बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा पहले ही पढ़ रखे हैं। एक पॉपुलेशन है, अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स। मान लो एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर में हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया है, बस कुछ इंडिविजुअल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के। आर देयर इन 6 मंथ्स, हमने यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम दिया है, के अंदर 500 इंडिविजुअल्स बॉर्न आर बॉर्न, 500 इंडिविजुअल 6 महीने में बॉर्न होते हैं। मीनवाइल उसी टाइम के अंदर सेम जिस 6 महीने के अंदर में 400 इंडिविजुअल्स डाइड, फाइंड आर ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का स्मॉल आर वैल्यू कितना आएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना आएगा, वो हमें कैलकुलेट करके देना है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया है, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। तो हमें बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा निकाल के उनको माइनस करना है डायरेक्टली, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बर्थ रेट पर कैपिटा कैसे निकाला जाता है, कितने बर्थ हुए 6 महीने में, 500, तो 500 बर्थ हुए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज कितना है 1000, और मल्टीप्लाई करना है हमें 6 मंथ से। ये बर्थ रेट पर कैपिटा है। इस पूरे को हमें माइनस करना है डेथ रेट पर कैपिटा से। अब डेथ कितनी हुई है 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स। इस पूरे को हमें इससे माइनस करना है। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय, नीचे तो पूरा का पूरा सेम ही था, 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स। ये यहाँ से वैल्यू गई, ये इससे वैल्यू कट गई। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये जो वैल्यू आएगी 6 को 1 को 6 से डिवाइड करो, 1 1 जा 6, 4 के लिए 6 6 जा 36, फिर 4 फिर 6, तो 0.166 इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल। इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, बिल्कुल जैसे डेथ रेट पर कैपिटा बर्थ रेट पर कैपिटा की आती है ना, वैसे ही इसकी भी यूनिट आती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर इंडिविजुअल पर मंथ या फिर पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, ये हमारे पास में निकल करके आ जाएगा उसका एक्चुअल रेट ऑफ इंक्रीज। ये डेथ रेट नहीं है, ये बर्थ रेट नहीं है, ये हमें बता रहा है कि उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन किससे इंक्रीज कर रही है या कैसे डिक्रीज कर रही है। अब ध्यान से देखो तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये इंक्रीज कर रही है, ये पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। जब बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम है तो साइन पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना। किस रेट से इंक्रीज हो रही है वो इसकी वैल्यू बताएगी। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होगी। मान लो यहीं पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि बर्थ रेट कम है उस पर्टिकुलर टाइम में और डेथ रेट ज़्यादा है, तो उस टाइम पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती। जब नेगेटिव आ जाती तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये पॉपुलेशन साइज उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में रिड्यूस हो रहा है। जो पॉपुलेशन साइज है वो पर्टिकुलर यूनिट टाइम में रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस कितनी तेजी से हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट होगा इसकी वैल्यू से। इस पैरामीटर की, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का साइज कितना है, उस वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बड़ी है, उससे पता लगेगा कि कितनी तेजी से पॉपुलेशन डिप कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। इस इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की वैल्यू का हम जब हम अपने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, है ना, अभी आगे चल करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल समझेंगे, तो वहाँ पे इस वैल्यू का काफ़ी यूज़ होने वाला है ना। अब इसकी वैल्यू होती कितनी है,
अगर हम आर की वैल्यू बोलें तो भाई एक पर्टिकुलर टाइम में इसकी वैल्यू कितनी तक पहुंच सकती है। तो एक आइडिया देने के लिए कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकती है, वो पॉपुलेशन किस तरह की पॉपुलेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकती है। तो इसीलिए आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं एनसीईआरटी में। जैसे अगर हम बात करें नॉर्वे रैट, जो नॉर्वे में मिलने वाले चूहे हैं, उनके लिए इस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.015। अगर हम फ्लोर बीटल, जो हमारे घुन होते हैं, जो आटे में घुन लगते हैं ना, बीटल काले काले कीड़े होते हैं, उनके लिए 0.12 वैल्यू होती है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, उसमें भी इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, 1981, तो 1981 में इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन का जो वैल्यू था दैट वाज 0.0205। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेरिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और टाइम के अकॉर्डिंग भी वेरिएट करता है। अगर आप इंडिया में 1981 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन अगर इस साल का या फिर अगर टाइम चेंज कर देंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू चेंज भी होती है। तो पॉपुलेशन वाइज भी चेंज होती है, किस पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, और टाइम वाइज भी यहाँ पे चेंज आता है, और इसका हम ग्रोथ मॉडल में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म को अलग बनाता है, दैट इज सेक्स रेशो। दैट इज सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो का मतलब क्या है, देखो सेक्स रेशो मतलब जेंडर रेशो। अगर हम ह्यूमंस की टर्म में बात करेंगे तो दैट इज जेंडर रेशो। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो ज़्यादातर होते हैं, तो वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होगा। पर अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में तो मेल इंडिविजुअल भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल इंडिविजुअल भी प्रेजेंट होंगे। तो पॉपुलेशन ना तो मेल होती है ना तो फीमेल होती है। पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर सेक्स रेशियो होता है या फिर जेंडर रेशियो होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कितने परसेंटेज इंडिविजुअल जो उस पॉपुलेशन में मिल रहे हैं वो मेल की तरह मेल हैं, और कितने परसेंटेज इंडिविजुअल जो उस पॉपुलेशन में मिल रहे हैं वो फीमेल हैं। तो जो थर्ड पैरामीटर पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म को फर्क करता है दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो किसको बताता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन द गिवन पॉपुलेशन। किसी भी गिवन पॉपुलेशन में मेल का नंबर और फीमेल का जो नंबर का रेशियो है वही उसको सेक्स रेशियो बुलाते हैं। तो पॉपुलेशन के पास सेक्स रेशियो होता है, जबकि अगर हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका जेंडर फिक्स होता है, उसका सेक्स फिक्स होता है। चौथा जो पैरामीटर है दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एज पिरामिड। एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं एज पिरामिड। एज पिरामिड। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, समझो। देखो इसको, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर एज होगी। जैसे आपकी एज हो सकती है 20 साल, 15 साल, 25 साल, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में तो एक पर्टिकुलर एज ही होगी ना। पर पॉपुलेशन की एज क्या होती है, पॉपुलेशन की तो कोई एज नहीं होती। पॉपुलेशन में तो डिफरेंट एज वाले इंडिविजुअल्स मिल करके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन की एज ना होकर के पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं एक टर्म एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एज पिरामिड। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमें बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के किस एज ग्रुप में प्रेजेंट है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू बताई जाती है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद हम बोलेंगे, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे जो रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इंडिविजुअल्स। एक पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग एज के कितने इंडिविजुअल्स किस एज ग्रुप में प्रेजेंट है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पॉपुलेशन को एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम 3 एज ग्रुप यूज करते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव,
ऐसी पॉपुलेशन या ऐसी एज ग्रुप जिसके अंदर में बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसा एज ग्रुप कहलाता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। दूसरा एज ग्रुप है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब वो एज ग्रुप जिसके अंदर में इंडिविजुअल एक्चुअल में रिप्रोडक्शन कर सकता है, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। लास्ट होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बाद का पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की डिटीरियोरेट हो जाती है। एक एज के बाद में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉपुलेशन को हम 3 एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इनका रिलेटिव नंबर कितना है, आपस में इनका रिलेटिव नंबर कितना है, उसके बेसिस पे 3 तरह के एज पिरामिड बनेंगे। टोटल 3 तरह के एज पिरामिड बनने वाले हैं। पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन, जहां पे ये हम सबसे नीचे लिखा है हरे कलर से जो बना रहे हैं, दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव के ऊपर जो एज ग्रुप होता है दिस इज रिप्रोडक्टिव, ये जो है दिस इज रिप्रोडक्टिव। और लास्ट एज ग्रुप है दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये जो हमने ब्लू कलर से बनाया है दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे लगातार ऊपर जाने पे पॉपुलेशन साइज, मतलब जो इंडिविजुअल है नंबर है उनका कम होता जा रहा है। मतलब प्री रिप्रोडक्टिव में सबसे ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव में उससे थोड़े कम है। जब इस तरह की पॉपुलेशन होती है मतलब ये पॉपुलेशन लगातार ग्रो करेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कुछ दिन बाद रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे, और जब वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले होंगे। तो इस तरह के एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं, इस तरह की पॉपुलेशन को बोलते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। दूसरा जो एज पिरामिड आता है दैट इज स्टेबल। स्टेबल वाले में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर हो जाता है। जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं और रिप्रोडक्टिव हैं उनका नंबर बराबर हो जाता है, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो हमेशा कम होंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़ी से। अगर यहाँ पर देखो तो जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो किसके बराबर है, रिप्रोडक्टिव के। अगर इस तरह की पॉपुलेशन साइज या इस तरह का कर्व आता है इसको बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन आगे चल करके भी उसका साइज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्टिव वाले में बनेंगे तो उनका साइज तो सेम ही रहेगा। डिक्लाइनिंग की बात करें तो लास्ट होता है डिक्लाइनिंग, जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम हो। तो अगर कभी भी प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव से कम हो तो इस कंडीशन में इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही होती है, रिड्यूस हो रही होती है, कम हो रही होती है ना। तो ये 3 तरह के एज पिरामिड और किस तरह पॉपुलेशन आगे बिहेव करेगी वो हमें समझ में आता है। एज पिरामिड के अंदर में मेल और फीमेल को भी कई बार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई कई बार हम एज पिरामिड बनाते हैं, और एज पिरामिड के साथ में आपने एनसीईआरटी में एक लाइन देखी होगी इस तरह की, कि इसी एज पिरामिड में हम सेक्स रेशियो भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हम फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और राइट साइड पे मेल्स को, फीमेल्स को मेल्स को, फीमेल्स को मेल्स को। अगर आपने एनसीईआरटी में नोटिस किया हो तो एनसीईआरटी में ये लाइन बिल्कुल बीच में लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने आइडियल सिचुएशन मान के चले हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप में मेल और फीमेल का रेशियो कई बार वेरी भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ये एज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म देखने को मिले, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा भी हो सकता है। ठीक, सो ये हो गए पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ 4 पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो हमने समझे। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। पॉपुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसका साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज यानी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जो हमारा कैपिटल एन वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन साइज को। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन साइज, या फिर इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम एन से, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को कई तरह से मेजर किया जा सकता है। किसी पॉपुलेशन का कितना साइज है इसको मेजर करने के लिए हम कई सारे मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एक्चुअल काउंटिंग। सबसे पहला मेथड होता है दैट इज एक्चुअल
काउंटिंग, जहाँ पे हम एक एक इंडिविजुअल को एक्चुअल जाकर के काउंट करते हैं, उनका नंबर के बेसिस पे उनका पॉपुलेशन साइज रिप्रेजेंट करते हैं। शायद ये एक्चुअल में सबसे एक्यूरेट मेजर होगा पॉपुलेशन साइज का, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल इंडिविजुअल का नंबर बताते हैं, है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये पॉसिबल भी नहीं होता और कई बार ये मीनिंगफुल भी नहीं रह जाता। वो कौन कौन सी कंडीशन है उसको हम समझेंगे, लेकिन पहली बात करते हैं एक्चुअल काउंटिंग। ये मोस्ट ऑफ टाइम मोस्ट मीनिंगफुल या फिर मोस्ट एक्यूरेट मेजर देता है, मोस्ट एक्यूरेट मेजर, यूजुअली, हमेशा नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर एक्चुअल काउंटिंग हम हर बार क्यों नहीं करते? क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, कई बार इसको परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, उसमें बैक्टीरिया को एक एक बैक्टीरिया को काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, उसमें लाखों बैक्टीरिया होंगे एक छोटी सी कॉलोनी में, तो वहाँ पे इतना डिफिकल्ट है कि उसको पॉसिबल नहीं है। एंड समटाइम्स मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, कि कई बार पॉपुलेशन साइज की जो वैल्यू है ना, जो काउंटिंग की वैल्यू है, वो मीनिंगफुल रहती ही नहीं है। उसको काउंट करने के बाद में भी हमें कोई डाटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। मान लो जैसे एक एरिया है, उस एरिया में एक बड़ा सा आम का पेड़ है और नीचे हज़ारों घास लगी हुई हैं, तो नंबर देखने पे क्या लगेगा कि भाई आम का पेड़ तो एक ही नंबर में है, लेकिन जो घास है उसका नंबर तो हज़ारों में है। तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट किसका होना चाहिए? घास का, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है। लेकिन उस इकोसिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? उस आम के पेड़ का। उसके ऊपर में बहुत सारे इकोलॉजिकल रोल, बहुत सारे इकोसिस्टम चल रहे हैं। तो कई बार नंबर जो होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो सही कैलकुलेशन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में नहीं बता पाता। तो दूसरे तरह का जो पॉपुलेशन साइज मेजरमेंट है वो है परसेंटेज कवर एंड बायोमास। परसेंटेज कवर एंड बायोमास। जैसे अगर हम बात करें एक बैक्टीरियल कॉलोनी की, भाई बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करता है, हमने बैक्टीरिया को छोटी सी पेट्री प्लेट पे ग्रो किया, अगले दिन आकर देखा वो उसने कॉलोनी बना दिया। अब इसके अंदर बैक्टीरिया का एक एक नंबर कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं उसका परसेंटेज कवर, उसने कितना एरिया कवर किया है उस पेट्री प्लेट का, ये काम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास का मतलब है कि उसके अंदर लिविंग मैटर कितना है। बायोमास का मतलब होता है लिविंग मैटर या फिर लिविंग कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट का मास जो उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसके वैल्यू पे हम काउंट करते हैं। बायोमास तब मेजर किया जाता है जब नंबर मीनिंगलेस हो जाता है। जैसा हमने बताया था कि भाई किसी एक एरिया में एक मैंगो का ट्री है, मैंगो का सिंगल ट्री है, लेकिन उसमें हज़ारों घास लगी हुई हैं, उसके नीचे बहुत सारी घास लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखेगा कि भाई ये एक है और ये 1000 है, तो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होना चाहिए? घास का। लेकिन बायोमास किसका ज़्यादा है? बायोमास के रेस्पेक्ट में ये आम का पेड़ इतना ज़्यादा है कि इसका इम्पैक्ट इकोलॉजी में ज़्यादा है, तो उसके मीनिंगफुल इम्पैक्ट को दिखाने के लिए हम बायोमास का इस्तेमाल करते हैं बजाय कि नंबर के। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद में नेक्स्ट जो मेथड है पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट करने का, वो है रिलेटिव डेंसिटी। भाई सेकंड नेक्स्ट मेथड जो थर्ड मेथड है वो रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पे हम पॉपुलेशन साइज को मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि हमें एक्चुअल पॉपुलेशन पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे, एक रिलेटिव अमाउंट निकालेंगे और उससे गेस करेंगे। जैसे मान लो अगर हमें फ़िश पॉपुलेशन पता करनी हो, फ़िश पॉपुलेशन पता करनी हो किसी पॉन्ड में, तो एक पॉन्ड में कितनी फ़िश है हमें ये पता करनी है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम एक ट्रैप बिछाएंगे, एक छोटा सा ट्रैप बिछाएंगे। उस ट्रैप में पर ट्रैप कितनी फ़िश कैलकुलेट कॉट होती हैं, कितनी फ़िश उसमें पकड़ी जाती हैं हर बार। जैसे हमने 10 बार उस ट्रैप को फेंका, तो 10 बार का हम एवरेज निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्रैप में कितनी फ़िश 10 बारों में एवरेज फंसती हैं। फिर उसके एरिया का इंक्रीमेंट करके, एरिया को उसको एक्सपेंड करके, एक्स्ट्रापोलेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस जो पॉन्ड का एरिया है उसमें कितनी फ़िश यहाँ पर लगभग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम रिलेटिव डेंसिटी से भी पॉपुलेशन साइज गैस कर सकते हैं। लास्ट जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेजर है। हमें पॉपुलेशन को बिना देखे या बिना एक्चुअल आंखों से देख करके हम पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट।
इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम बिना देखे पॉपुलेशन को या इंडिविजुअल्स को देखे बिना उनके साइन या सिंबल का यूज करके, जैसे फुटप्रिंट का यूज करके, अगर उनका फुटप्रिंट्स है तो उसका यूज करके, फीकल पैलेट्स है, उनके फीकल जो पैलेट्स हैं, एक्सक्रीटा प्रोडक्ट्स हैं, उनको मेजर करके उसकी मदद से हम पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी टाइगर सेंसस, लायन सेंसस होते हैं, जानवर जंगल में हम जानवरों को जो मेजर करते हैं, लैंड एनिमल्स को पर्टिकुलरली, तो वो उनके फुटप्रिंट्स से या फीकल पैलेट्स से ही मेजर करते हैं। तो जितना भी हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में टाइगर सेंसस चलता है, टाइगर पॉपुलेशन काउंट होती है, या फिर लायन सेंसस होता है, तो ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल को काउंट करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा आपको बताया है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन को कैसे मेजर करते हैं और पॉपुलेशन साइज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन साइज चेंज, यानी कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, कौन कौन से मॉडल्स उसमें फॉलो होते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल मॉडल और लॉजिस्टिक मॉडल हम समझने वाले हैं।